प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये 9th की क्लास का अगला वीडियो है मोशन का। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर एंड स्केलर यानी कि सदिश और अदिश राशियों के बारे में अध्ययन किया था। आज बात करते हैं दूरी एवं विस्थापन की। चलिए चलते हैं दूरी एवं विस्थापन पर। दूरी एवं विस्थापन यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है। देखिए ए से सी तक पहुंचने के लिए यहाँ दो मार्ग हैं। या तो व्यक्ति इस मार्ग से जाएगा, पहले बी बिंदु तक पहुंचेगा, बी के बाद सी तक पहुंचेगा, या डायरेक्ट सी तक पहुंचेगा। ठीक, ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं दूरी की। देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं। किसी दिए हुए समय अंतराल में, यानी कि कोई टाइम इंटरवल तो दिया ही जाएगा, कहीं भी अगर जाना है तो कुछ ना कुछ समय तो उसका लगेगा हमें। किसी दिए हुए समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, देखिए यहां से अगर ए से सी तक जाएगा तो दूरी ज्यादा होगी नहीं। यहाँ थोड़ा बी तक पहुंचेगा, बी से सी तक पहुंचेगा, या डायरेक्ट जाना तो ए से सी तक पहुंच जाएगा, सीधी रास्ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे भी जाए तो दूरी ज्यादा होगी, ऐसे जाएगा तो दूरी कम होगी। ठीक, तो किसी दूरी की बात है, किसी दिए हुए समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। याद रहेगा। अब देखिए यहाँ दूरी ज्यादा होगी, यहाँ दूरी कम होगी, यानी कि अगर हम शॉर्टेस्ट मार्ग डिसाइड करेंगे यानी कि कम दूरी वाला, तो कम दूरी आएगी, और ज्यादा घूम घाम के जाएंगे तो ज्यादा दूरी आएगी। यानी कि जो दूरी है ये किसी वस्तु के चले गए पथ पर निर्भर करती है। इसी से रिलेटेड सेम क्या है, विस्थापन है। इसी से रिलेटेड सेम है बात है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, देखिए कोई भी पथ अगर दिया गया है, कहीं भी हमें जाना है, तो उसका जो सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा मार्ग है, ए से सी तक पहुंचने के लिए हमें डायरेक्ट ये वाला मार्ग है कि नहीं, बस शॉर्टेस्ट मार्ग को यानी कि कम से कम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, किसी ऋजु रेखीय मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अंतर को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए ए से सी तक गया तो अंतिम स्थिति कौन सी हुई, सी, ये फाइनल पोजीशन है, और प्रारंभिक स्थिति क्या हुई, ए, ये
शुरुआत की स्थिति है। तो मान लें हम कि x क्या है, विस्थापन है ए से सी तक जाने में, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो अंतिम स्थिति हो जाएगी एक्स एफ यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस एक्स आई, आई का मतलब इनिशियल पोजीशन। ये विस्थापन निकालने का फॉर्मूला हो गया। यह सीधा सीधा, अगर ऐसा नहीं है तो शॉर्टेस्ट मार्ग के अगर हमें लंबाई पता है तो वो सीधे सीधा विस्थापन हो गया। ध्यान रहेगा कि नहीं? अगर हमें इसकी लंबाई पता है तो सीधे सीधे निकल के आ जाएगा, अगर नहीं पता है तो अंतिम दूरी कुछ होगी, प्रारंभिक स्थिति कुछ और होगी। यहाँ मान लो 2 किलोमीटर है, यहाँ मान लो 6 किलोमीटर है, तो 6 में से तो घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 4 आ जाएगा। ठीक, ध्यान रहेगा। और दूरी यहाँ से बी तक चलेगा 4 किलोमीटर ये चली, सी तक चलेगा 6 किलोमीटर ये चली, तो दूरी कितनी होगी 10, विस्थापन कितना है 4। ठीक, ये दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं विस्थापन। अच्छा, बात करते हैं विस्थापन की और ज्यादा की। तो दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो दूरी क्या है, अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि। और दोनों का ही मात्रक, देखिए ये बात नोट में लिख लेंगे हम, ये नोट नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा। ये नोट के साथ साथ दूरी और विस्थापन में अंतर भी होता चला जा रहा है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। और याद रहेगा एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में दोनों का मात्रक मीटर होता है। क्या है, दोनों का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर है, ध्यान रहेगा। नंबर 2 की बात करते हैं। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव। आपने देखा क्या, उसने -4 किलोमीटर दूरी चली, -2 किलोमीटर। अगर व्यक्ति गति करेगा तो जरूर कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी क्या होगी, दूरी सदैव धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन क्या है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अच्छा, धनात्मक ऋणात्मक की बात तो समझ में आती है, शून्य कैसे हो सकता है? अगर व्यक्ति कहीं जा रहा है तो वो जाने के बाद दोबारा उसी जगह वापस आ जाए जहां से वो चला था। जैसे कि अगर आप विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से घर वापस आते हैं तो यहाँ आपकी दूरी तो हो जाएगी डबल, यानी कि अगर आपके घर से विद्यालय 4 किलोमीटर है और घर से वापस आने में आपने 4 किलोमीटर तय की, तो दूरी हो गई यहाँ 8। जबकि विस्थापन कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर गए 4 किलोमीटर आ गए, तो प्रारंभिक भी 4 किलोमीटर और अंतिम भी 4 किलोमीटर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 0। तो अगर जहां से चलते हैं वहीं वापस आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। नंबर 3, दूरी वस्तु द्वारा तय किए पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन तय किए गए पथ पर
निर्भर नहीं करता है। मैंने अभी बताया था कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और घूमते हुए जाएंगे तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन विस्थापन वही रहेगा जो है। उससे आप इससे विस्थापन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 4 गली से घूमते हुए उस जगह पहुंचे हैं या सीधे उस जगह पहुंचे हैं। वो केवल विस्थापन सबसे छोटे मार्ग पर डिपेंड करता है कि भाई जो उधर तक जाने का सबसे छोटा रास्ता होगा बस वहीं से विस्थापन की माप हो जाएगी। लेकिन दूरी की माप जितना आप चलते जाएंगे दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो दूरी क्या होती है, आपके चले गए पथ पर यानी कि मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन तय किए गए मार्ग यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, देखिए यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है, इसके हिसाब से दूरी और विस्थापन को समझते हैं। ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, वो बी तक जाता है और बी से कहाँ आता है, सी पर, और सी से फिर वापस कहाँ जाता है, ए पर। यहाँ कितने मार्ग है, ए से बी जाने में, बी से सी जाने में, सी से ए आने में। इन विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न मार्गों में हम दूरी और विस्थापन निकाल के देखते हैं। चलिए देखते हैं, ए से बी तक जाने में दूरी, ए से बी तक पहुंचने में दूरी कितनी है, 6.5 किलोमीटर, सॉरी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, और विस्थापन भी कितना रहेगा, भाई एक ही मार्ग है, कोई शॉर्टेस्ट मार्ग की यहाँ बात ही नहीं हो रही, तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ये पूरे पथ की लंबाई कितनी है, 6.5, यही दूरी है, यही विस्थापन है। अब वापस तो यहाँ आया नहीं, केवल यहाँ से कहाँ हो रही है, ए से बी तक जाने की बात हो रही, वापस बी से ई तक आने की बात तो हो ही नहीं रही। ए से बी तक जाने में दूरी 6.5, तो विस्थापन भी कितना रहेगा, 6.5। अब बात करते हैं ए से बी और बी से सी तक जाने में दूरी। देखिए ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी जाने में दूरी कितनी होगी, 6.5 धन 3। देखिए ए से बी चला 6.5, बी से सी आया 3, 6.5 कितना हो जाएगा, 6 3 9.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ विस्थापन कितना आएगा, देखिए ए से बी और बी से सी, यानी कि यहाँ से जो इस पॉइंट से कोई व्यक्ति चलेगा उसे सी तक आने के लिए पहले बी तक जाएगा फिर सी तक आएगा, नहीं। विस्थापन के लिए हमने क्या कहा, सबसे छोटा रास्ता। डायरेक्ट भी ए से सी आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है, सीधा पहुंच जाए ए से सी, क्यों बी तक जाएगा, बी से क्यों सी तक आएगा। तो ए से सी तक शॉर्टेस्ट लंबाई कितनी है, 4, तो विस्थापन यहाँ कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब बात करते हैं ए से बी, बी से सी और सी से ए तक जाने में दूरी। अब पहले ए से बी, बी से सी और सी से ए। ए से बी में 6.5, बी से सी में 3 और सी से ए में 4, यानी कि 6.5 प्लस 3 और प्लस 4, यानी कि 4 3 7 6 13.5 सेंटीमीटर की दूरी होगी। अब बात करते हैं विस्थापन की। देखिए अभी मैंने बताया था अगर व्यक्ति कहीं से चल रहा हो और वो वापस उसी जगह पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति में विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। कोई व्यक्ति यहाँ ए से चलता है और ए से बी गया, बी से सी आया, सी से वापस ए आ गया, देखिए जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रहेगा। ठीक, अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। आप लोग ये चित्र देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। देखिए ये सतह है और ये ऊंचाई। सतह से लेकर इस छड़ी की ऊंचाई या छत की ऊंचाई जो भी मान लें हम, वो कितनी है, 3 मीटर है। ठीक, अगर यहां से खड़े होकर किसी पत्थर को फेंका जाए और वो यहाँ गिरता है, इस स्थिति में दूरी और विस्थापन बताइए कि इस पत्थर ने कितनी दूरी तय की और कितना विस्थापन तय किया। तो देखिए दूरी तो जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वही यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो दूरी कितनी होगी, 3 मीटर। अब बात करते हैं विस्थापन की।
देखिए पत्थर को यहां से फेंका गया यहां तक, ठीक, यहां आया, आखिरी स्थिति कौन सी है, फाइनल, ये वाली, और शुरुआत की स्थिति ये वाली, जबकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक। तो जो फाइनल स्थिति है वो कितनी है, 0, यानी कि 3 मीटर की ऊंचाई से गिरा और कहाँ आया, 0 पर आया। और फर्स्ट स्थिति यहाँ कितनी है, 3 मीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 3 मीटर, और फाइनल पोजीशन कितनी थी, 0। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन कितना आएगा, -3 मीटर। अब बात करते हैं एक समान और असमान गति की। एक समान व पहली बात केवल एक समान गति का, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ऐसी गति एक समान गति कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। इसको एक ग्राफ की सहायता से समझते हैं हम लोग। जैसे ये कोई ग्राफ है, ठीक, ये भाई यहाँ बात किसकी चल रही, समय अंतराल और दूरी की। तो ग्राफ जो बनेगा वो समय और दूरी के बीच बनेगा, दूरी समय ग्राफ एक समान गति के लिए। ये एक समान गति के लिए दूरी और समय ग्राफ को बना रहे हैं। बाय द वे इस पॉइंट पर कितना है, 2 मिनट, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, 12, 14 और ये 16 हो गया। अब 2 किलोमीटर में यहाँ दूरी हो गई, इसको ऐसे बना देते सरल रेखा में, 2 किलोमीटर में दूरी हो गई 10, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 30, 40, 50, 60, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला दें। अब आप देख पा रहे हैं कि हर 2 मिनट में जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर की दूरी तय करा। देखिए पहले 2 मिनट में 10 थी, अगले 2 मिनट में 20 हो गई, अगले 2 मिनट में 30 हो गई, अगले 2 मिनट में 40 हो गई, अगले 2 मिनट में 50 हो गई, अगले 2 मिनट में 60 हो गई। देखिए तो समान समय अंतराल, अंतराल कितना है, 2 मिनट का, और दूरी हर अंतराल में कितनी तय हो रही, 10 मीटर। जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तो ऐसी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। और याद रखने वाली बात यह है कि एक समान गति के लिए हमेशा दूरी और समय ग्राफ कैसा होता है, एक सिंपल लाइन में होता है। ये ग्राफ बना लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ, ये दूरी है और ये समय रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को समय रिप्रेजेंट कर देंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दोनों वाई एक्सिस पर दूरी को प्रदर्शित कर देंगे और एक्सिस पर समय को प्रदर्शित कर देंगे। ये सरल रेखा मिल गई हमें। याद रखने वाली बात यही है कि अगर कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पिंड सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा में गति करता है, यानी कि सिंपल लाइन गई है, तो वो ऐसी गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। अब बात करते हैं असमान गति की। असमान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यहां बात किसकी आ गई, असमान दूरी की। असमान दूरी के लिए जो हमारा दूरी और समय ग्राफ है, यहां भी बात करते हैं, एक समान ही असमान हो जाएगी,
दूरी और समय ग्राफ के लिए इसको भी क्लोज करते हैं। एक कर्व्ड लाइन मिल जाएगा। ये रहा दूरी और समय ग्राफ, दूरी और समय, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर कोई पिंड या कोई भी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड यानी कि वक्रित होकर गति करता है, यानी कि घुमावदार गति करता है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? हमेशा ऐसे जहां भी ग्राफ मिलेंगे, कर्व में मिलेंगे, वो सब के सब कैसे हैं? असमान गति के। ध्यान रहेगा कि वो दिए हुए गिवन इंटरवल में असमान दूरी तय करते हैं। अगर ऐसा कहीं भी ग्राफ देखने को मिल जाए तो हमें ग्राफ को याद रखना है कि असमान दूरी में, असमान गति में इस प्रकार का ग्राफ बनता है और एक समान गति में एक सिंपल लाइन जाती है। ये दोनों ग्राफ मिलेंगे आप लोगों को आगे सवालों में, केवल ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए दूरी, गति, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन असमान गति का है और कौन एक समान गति का है। ध्यान रहेगा। इसके बाद आगे अगले वीडियो में हम लोग चाल, वेग, त्वरण आदि विषयों पर चर्चा करेंगे।